नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की मिराज 2000 एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 एयरक्राफ्ट में उनकी स्कैल्प मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्रपोजल दिया जा रहा है। स्कैल्प एक मॉडर्न स्टेल्थ लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल है जिसको रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्कैल्प मिसाइल की परफॉर्मेंस को काफ़ी बेहतरीन पाया गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये कि अभी हमारे पास सिर्फ 36 रफाल मौजूद है, जिसमें से वेस्टर्न फ्रंट में बस 18 रफाल डिप्लॉय किए जा सकते हैं और अभी सिर्फ रफाल के अंदर ही स्कैल्प मिसाइल को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी मौजूद है, जिस वजह से हमारे पास स्कैल्प को लॉन्च करने के लिए ज्यादा एयर एसेट मौजूद नहीं है, जिस वजह से मिराज 2000 में भी स्कैल्प मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा था। मिराज 2000 इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत ही भरोसेमंद एयरक्राफ्ट में से एक है और अभी मेनली इनको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल इसकी वेपन पैकेज है, उनका रेंज मैक्सिमम 100 किलोमीटर के आसपास लिमिटेड है, जिस वजह से स्टैंड अप स्ट्राइक की सेगमेंट में अब थोड़ा आउटडेटेड होने लगा। यानी कि अगर हमें कहीं पर स्ट्राइक करना होगा तो हमें दुश्मन की एयर डिफेंस रेंज के अंदर जाकर ही स्ट्राइक करना पड़ेगा, जो कि थोड़े खतरे वाला काम होता है। लेकिन अगर मिराज 2000 में स्कैल्प मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाता है तो हम पाकिस्तान की एयर डिफेंस की रेंज से बाहर रहकर ही स्टैंड अप स्ट्राइक को कर सकते हैं और हमारे पास 50 के आसपास मिराज 2000 मौजूद है, जिस वजह से अगर इसमें स्कैल्प मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाता है तो लॉन्च करने के लिए हमारे पास अभी ज्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद होने वाले हैं। पहले से ही मिराज 2000 में स्कैल्प मिसाइल को इंटीग्रेट करके टेस्ट किया चुका है और यूक्रेन में इसका इस्तेमाल हम देख चुके हैं, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स की मिराज 2000 के अंदर भी स्कैल्प को इंटीग्रेट करना कोई दिक्कत का काम नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट एक मेजर कंसर्न बनने वाला है, क्योंकि स्कैल्प मिसाइल का कॉस्ट $2.5 मिलियन के आसपास होता है, जिस वजह से इंडिजिनस रुद्रम सीरीज की मिसाइल को भी मिराज 2000 में इंटीग्रेट करने पर विचार किया जा रहा है, जो कि ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस को कवर करने में सक्षम होने वाले, साथ ही थोड़े कॉस्ट के हिसाब से हमको सस्ते पड़ने वाले हैं। अगला अपडेट मझगांव डॉक लिमिटेड यानी MDL की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से जल्द ही 3 नए कलवरी प्लस क्लास की सबमरीन को बनाने की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाने वाला है, जो कि एग्जिस्टिंग कलवरी क्लास या हमारे स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन के अपडेटेड वर्जन होने वाले हैं। इनका सबसे बड़ा हाईलाइट इनका नया प्रोपल्सन सिस्टम, इंडिजिनस AIP सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी पैक होने वाली है। एग्जिस्टिंग कलवरी क्लास सबमरीन में MTU की 12V396 SC84 डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन नए कलवरी क्लास की सबमरीन में इसे रिप्लेस करके एक ज़्यादा पावरफुल डीजल इंजन को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। इसका मतलब सबमरीन का एंड्योरेंस और परफॉर्मेंस दोनों यहाँ पे इंप्रूव होने वाला है। इन सबमरीन का सबसे बड़ा खासियत इसमें इस्तेमाल होने वाली DRDO की इंडिजिनस AIP सिस्टम होने वाली, जिससे सबमरीन की अंडर वाटर एंड्योरेंस वर्तमान के सिर्फ 48 घंटे से बढ़कर 14 से 21 दिन तक इंक्रीज होने वाले हैं। ये डायरेक्टली सबमरीन की स्टेल्थ और कॉर्बेट मिशन कैपेबिलिटी को काफी बूस्ट करने वाला है। दूसरा मेजर अपग्रेड यहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज होने वाले हैं। पहले सबमरीन में लीड एसिड बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता था, जिनका पावर आउटपुट या पावर डेंसिटी काफी कम होता है, लेकिन लिथियम आयन बैटरी हायर एनर्जी डेंसिटी, फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी और काफी लंबे लाइफ स्पैन को प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किए गए। इसके अलावा ये सबमरीन नॉर्मल कलवरी क्लास के सबमरीन से थोड़े बड़े होने वाले। ये 3 कलवरी प्लस क्लास की सबमरीन को बनाने के लिए अभी 38,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट को प्रपोज किया गया था, जो कि जून 2025 में साइन किया गया था, लेकिन अभी फिलहाल क्लियरेंस डिफेंस मिनिस्ट्री के पास अटका हुआ है। और रिपोर्ट्स अभी ऐसे भी आ रहे हैं कि नेवी की तरफ से अभी शायद इनके बदले प्रोजेक्ट 75I के अंदर एडिशनल 3 सबमरीन को लेने का विचार किया जा रहा है, जिनमें इन 3 सबमरीन को अभी प्रोजेक्ट 75I के अंदर शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर इनको वर्तमान के प्लान के हिसाब से बनाया जाता है तो एडिशनल 3 कलवरी क्लास की सबमरीन यानी कि स्कॉर्पियन सबमरीन को भारत में बनाया जा सकता है और इंडियन नेवी में इंडक्ट किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। इंडियन नेवी की तरफ से भी 24 से 28 मेगावाट तक की पावर को जनरेट करने वाली एक इंडिजिनस गैस टरबाइन मरीन इंजन को डेवलप करने की प्रोग्राम को शुरू किया जा रहा है। ये प्रोग्राम 28 जुलाई 2025 को अप्रूव किया गया था, जिसके बाद ऑफिशियल इसको ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है। अभी तक के नेवल प्रोपल्सन में भारत इंपोर्टेड इंजन पर डिपेंड करता है, जिस वजह से अभी एक इंडिजिनस मरीन इंजन को बनाने की प्लानिंग किया जा रहा है। ये पूरा इनिशिएटिव डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीडियर 2020 के मेक 1 कैटेगरी में आगे बढ़ाने की बात की गई है। मतलब इसका डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ भारत में ही किया जाने वाला है
और खास बात यह कि इसमें इंडियन नेवी, DRDO और प्राइवेट पार्टनर साथ मिलकर इसको डेवलप करने वाले हैं, जिससे डिफेंस इकोसिस्टम और भी स्ट्रांग होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। गैस टरबाइन इंजन की खास बात होती है उनका हाई पावर टू वेट रेशियो और साथ ही रिलायबिलिटी, जो मॉडर्न डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट जैसे वेसल के लिए काफी जरूरी होता है। ये नए इंजन 24 से 28 मेगावाट तक की पावर को डिलीवर करने के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं, जो कि नेवी के फ्रंटलाइन वॉरशिप्स के लिए सफिशिएंट पावर को डिलीवर कर सकते हैं। और अभी इस इंजन को डेवलप करते समय एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी और कॉम्पेटिबिलिटी को ध्यान में रखा जा रहा है, जो कि फ्यूचर वेसल के साथ साथ एग्जिस्टिंग वेसल में भी जरूरत पड़ने पर इंटीग्रेट करने के लिए कॉम्पेटेबल होने वाला है। अभी तक इंडियन नेवी मोस्टली इंपोर्टेड इंजन पर ही डिपेंड करती आई है, जिसमें ज्यादातर हम यूक्रेन के इंजन का इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन इंडिजिनस टरबाइन आने के बाद भारत अपनी प्रोपल्शन सिस्टम खुद ही डेवलप करने में सक्षम होने वाला है। इससे सिर्फ हमारी ऑपरेशनल ऑटोनॉमी इंप्रूव नहीं होने वाला है, बल्कि लॉन्ग टर्म में लाइफ साइकिल कॉस्ट भी काफी कम होने वाला है। साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का विजन भी पूरा होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने पहले वेट लीज कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जा चुका है, जिसमें एक फ्लाइट रिफिलिंग एयरक्राफ्ट को एक्वायर किया जाने वाला है और ये एयरक्राफ्ट बोइंग की KC-135 स्ट्रेटो टैंकर होने वाला है। ये एग्रीमेंट 28 मार्च 2025 को साइन किया गया था और इसका ऑपरेशन अक्टूबर 2025 से स्टार्ट किया जाने वाला है। ये इंडियन एयरफोर्स के हिस्ट्री में पहला वेट लीज टैंकर होने वाला है, जो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के पायलट्स को मिड एयर रिफिलिंग के लिए ट्रेनिंग को प्रोवाइड करने वाला है और नॉन कॉम्बैट ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाने वाला है। इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल 6 IL-78 MKI सोवियत एरा टैंकर मौजूद है, जो 2003 में इंडक्ट किए गए थे, लेकिन इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी काफी खराब रहता है और अभी इनकी अवेलेबिलिटी रेट 50% से भी कम पाया जाता है, जबकि इंडियन एयरफोर्स का ओरिजिनल टारगेट 70% के आसपास था। इन एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाली रिफिलिंग पोर्ट को काफी अनरिलायबल पाया गया था, जिनमें रशिया की तरफ से भी हमको प्रॉपर सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। इस वजह से रफाल, Su-30 MK और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट को लॉन्ग रेंज मिशन को करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब KC-135 के फीचर के बारे में बात करें तो ये बोइंग का एक प्रूवन टैंकर है, जो कि पिछले 60 साल से यूएस एयरफोर्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें वैसे तो फ्लाइंग बूम सिस्टम मौजूद होता है और मल्टी पॉइंट रिफिलिंग सिस्टम को या पोर्ट को भी इसमें लगाया जा सकता है, जिससे प्रोवर ड्रॉग सिस्टम वाले इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के फाइटर को इजीली फीड किया जा सकता है। इन एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने के बाद इनको एग्रा एयरफोर्स स्टेशन में डिप्लॉय किया जाने वाला है और इसका ऑपरेशन, मेंटेनेंस और क्रू सपोर्ट सब कुछ मेट्रिया मैनेजमेंट की तरफ से हैंडल किया जाने वाला है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स का कोई भी डायरेक्ट लेना देना नहीं रहने वाला है। मेट्रिया की बात करें तो ये कंपनी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कमर्शियल रिफिलिंग फ्लीट ऑपरेट करने वाली कंपनी है, जिनके पास अभी 18 KC-135 एयरक्राफ्ट मौजूद है। ये पहले भी यूएस नेवी और अलाइड फोर्सेस के साथ काम कर चुके हैं, जहां पर इन्होंने 1.3 लाख फ्लाइट आवर को कंप्लीट कर लिया, जिस वजह से एरियल रिफिलिंग में इनके पास अच्छा खासा अनुभव मौजूद है। कुल मिलाकर वेट लीजिए गेम चेंजर तो नहीं होने वाला है और ये बस इंडियन एयरफोर्स को शॉर्ट टर्म बेसिस पर टैंकर शॉर्टेज के गैप को फील करने में मदद करने वाला है। लॉन्ग टर्म में इसे एक लर्निंग फेज भी कहा जा सकता है, जहां पर भारत अपनी टैंकर एक्विजिशन और इंडिजिनस टैंकर डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी यहां से लिए गए सीख को इस्तेमाल कर सकता है। अगला अपडेट है गैलेंट्री अवार्ड के बारे में है और ये अपडेट इंडियन एयरफोर्स की S-400 सिस्टम के साथ लिंक होने वाला है। रिसेंटली हम S-400 सिस्टम के ऑपरेटर सर्जेंट भाले सिंह के बारे में बात कर रहे थे, जो कि 30 जून 2025 को रिटायर हुए हैं। उनकी रिसेंट इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के अवैक्स को हिट करने के बारे में सबसे बड़ा स्टेटमेंट पास किया था कि किस तरीके से भारत की S-400 सिस्टम की मदद से पाकिस्तान के अवैक्स को लगभग 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से हिट किया गया था। अभी उन्होंने अपने सर्विस के एक और क्रिटिकल ऑपरेशन के बारे में खुलासा किया है। ये ऑपरेशन 10 मई को किया गया था, जब पाकिस्तानी एयरफोर्स एक्टिवली इंडियन एयर डिफेंस पोजीशन को टारगेट करने की कोशिश कर रही थी। सार्जेंट भाले सिंह की तरफ से ये बात बताया गया कि 10 मई 2025 को अदमपुर एयरबेस में डिप्लॉयड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के एक लॉन्चर में एक टेक्निकल मैलफंक्शन आ गया था और ये मैलफंक्शन एकदम उस वक्त पर आया था जब मल्टीपल मिसाइल हमारे ऊपर फायर किए गए थे और तब सिस्टम को 100% कॉम्बैट रेडी कंडीशन में रहना काफी जरूरी था। उस वक्त लॉन्चर के इंचार्ज सार्जेंट भाले सिंह थे। उन्होंने तुरंत ही लॉन्चर की रिपेयर वर्क को करना स्टार्ट किया था और बस 15 मिनट के अंदर ही उन्होंने अपनी टीम की मदद से अर्जेंट रिपेयर को कंप्लीट कर लिया था और लॉन्चर को दोबारा ऑपरेशनल बना दिया था। ये एक हाई प्रेशर सिचुएशन था, जिसमें थोड़ा सा भी डिले होता तो भारत का पूरा एयर डिफेंस स्टिल रिस्क में आ सकता था। रिपेयर के बाद सेम लॉन्चर ने दोबारा 2 मिसाइल को फायर किया था, जो कि सक्सेसफुली एक ए लॉन्च मिसाइल को इंटरसेप्ट किया था और उसके बाद स्टैंडर्ड काउंटर स्ट्राइक प्रोटोकॉल के अंदर लॉन्चर को रिलोकेट कर दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से एक्टिवली उनकी पोजीशन को लोकेट करने की कोशिश किया जा रहा था और इसी वजह से भी सार्जेंट भाले सिंह को अभी गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित करने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।